स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। भारत इंडोनेशिया के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का किया जिक्र। अनेकता में एकता को बताया साझा मूल्य। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आरके पुरम में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा 5 फरवरी को दिल्ली में आने वाला है विकास का नया बसंत। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया कैंपेन सॉन्ग। आप ने जीत का किया दावा। आप संयोजक के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नाराज लोगों ने फूंका केजरीवाल का पुतला। महाकुंभ में कल बसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के लिए उमड़ रही है आस्था की भीड़। प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। 34 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों को भी सराहा। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है। और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। पीएम ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अनेकता में एकता दोनों देशों का साझा मूल्य है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। ये विविधता, ये बहुलता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। इंडोनेशिया में विविधता की इस परंपरा को बिन्नेका तुंगल इका कहते हैं। भारत में हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। ये विविधता को लेकर हमारी सहजता का ही है कि इंडोनेशिया और भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इतने अपनत्व से रहते हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी प्रेरणा दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आरके पुरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पूर्वांचल के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें दूसरों की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। पीएम ने गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कल पेश बजट को इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। पीएम ने कहा कि भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी, और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कभी भी इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रियायत नहीं दी गई। पीएम ने नेहरू इंदिरा दौर की सरकारों में भारी आयकर दरों की याद दिलाई। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे।
अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोर टू डोर कैंपेन के तहत दिल्ली की जनता से संवाद किया और चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने आपदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली को गोकुलपुरी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल और मोहल्ला क्लिनिक पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला और ये मोहल्ला क्लिनिक देश का सबसे बड़ा हेल्थ मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई सर्जरी वगैरह होते हैं? बोले साहब नहीं होते हैं। कोई एमआरआई मशीन है? बोले नहीं है। कोई सीटी स्कैन मशीन है? बोले नहीं है। तब वहां में क्या है? बोले साहब ऐसे 2-2 डॉक्टर, एक-एक डॉक्टर होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में दवाई देते हैं, कभी वो डॉक्टर भी नहीं होते हैं। आप लोग देखिए, आज दिल्ली जैसा प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी ये तीसरा वीडियो सॉन्ग है। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, भाजपा की सीटें कम होती जा रही हैं और आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।
साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। दिल्ली में वाल्मीकि समाज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार के लिए हवन किया। हवन के बाद नाराज लोगों ने केजरीवाल का पुतला फूंका और धरना प्रदर्शन भी किया। लोगों ने कहा कि पिछले 5 साल में केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज पर ध्यान नहीं दिया और अब कई वादे कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट देने का मन बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। महिलाओं को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन्हें लेकर क्या सोचती है दिल्ली की महिलाएं? दिल्ली की महिला मतदाता इस बार किसको सौंपेंगी सत्ता की चाबी? आखिर क्या है दिल्ली की महिला मतदाताओं के मन में? देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास बातचीत। दिल्ली में हम इस वक्त जनता के बीच में हैं और जनता से बात कर ये समझना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली के दंगल में इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में मतदाता जाकर ईवीएम में जब बटन दबाएंगे तो वो मुद्दे उनके साथ हैं। दिल्ली में आखिर महिलाएं सोच क्या रही, किस तरह की सरकार चाहिए? महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में बहुत सी सरकारों ने बहुत से काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्हें पूरा अवसर नहीं मिलता है। वो विश्वविद्यालय भी जाती हैं, विश्वविद्यालय में भी उनके लिए पढ़ाई के लिए उनकी किताबें और उनके लिए जो लाइब्रेरी या फिर उनके इनफैक्ट हाइजीन के लिए भी उनके वॉशरूम्स वगैरह, मतलब ये बेसिक चीज से लेकर के और फिर बाद में उनके लिए कि वो एक अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके लिए भी अवसर मौजूद होने चाहिए। दिल्ली में भी हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए जैसे कि यूपी में है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास वैसे ही हो जैसे कि बाकी राज्यों का हो रहा है। क्या लगता है आपको इन 10 सालों में कुछ बदला है या बदलने की जरूरत है? बदलने की तो जरूरत है। अभी हम सीपी में ही सुबह चक्कर लगा के आते तो वहाँ पे भी अभी भी जो सीवर है वो फुल है और उसके अलावा जो कूड़ेदान है वो भी फुल है। कुछ सफाई नहीं हो रही है प्रॉपर, कि एक आपको लगे कि कितना, मतलब जो फर्श है वो पूरी तरह खराब हो चुका है वहाँ का। हम मोदी जी से यही चाहते हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो इक्वलिटी रहनी चाहिए सबके लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, इक्वलिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है, तो इसको थोड़ा करेक्टिफाई होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर सेंट्रल में जो जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट, स्टेट में भी अगर उसी की गवर्नमेंट हो तो दोनों मिलके काम करेंगे। वरना होता क्या है कि पूरे टाइम ये उसकी खिंचाई वो उसकी खिंचाई करते रहते हैं, तो उसमें नुकसान पब्लिक का होता है। क्योंकि कुछ भी कोई भी नीति बनती है तो उसको मतलब उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाते। मेरा मेन कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चे जाते हैं, हम खुद जाते हैं, वो हमें बहुत बड़ा डर है। मेरा होम टाउन यूपी में है, लेकिन वहाँ पे जो इतना ज्यादा हम लोग, अब मेरे मम्मी और सब लोग इतना सिक्योर तरीके से घूमते हैं, दिल्ली में मुझे वो सेफ्टी बिल्कुल नहीं लगती है। कुल मिलाके आज की आधी आबादी को ये पता है कि वो किन मुद्दों पर इस बार दिल्ली की सरकार को चुनने जा रही है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तब भी सपा ने इसका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि सपा के सारे ट्वीट भी महाकुंभ के विरोध में आए हैं। के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए। दुनिया बना रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को गिरफ्तार कर लिया है। जोगिंदर को फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया है। जोगिंदर लंबे समय से विदेश में बैठकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जोगिंदर हत्या समेत कई मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। वो हरियाणा पुलिस की वांछित अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस से अनुरोध पर 25 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल से जोगिंदर के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना दी गई थी। रेड नोटिस के तहत जोगिंदर ग्योंग को बैंकॉक से आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए जोगिंदर को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2021 से अब तक इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय के माध्यम से 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का बजट बताया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करों में दी गई भारी छूट पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करों में कटौती के विचार के पूरी तरह समर्थन में थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को तैयार करते समय खासतौर पर मध्यम वर्ग की आवाज सुनी गई है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में एक अनूठी शास्त्रीय संगीत श्रृंखला की शुरुआत हुई। हर कंठ में भारत इस शीर्षक से कार्यक्रम में पूरे देश से चयनित शास्त्रीय संगीत कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ समन्वय कर देश भर से आकाशवाणी के 21 केंद्र शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। श्रृंखला का विधिवत उद्घाटन प्रसारण भवन आकाशवाणी स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने किया। श्रोता लगातार 15 दिनों तक हर दिन सुबह 9:30 से 10 बजे तक इस विविधतापूर्ण प्रसारण को सुनते हुए एक सुर यात्रा का आनंद ले सकेंगे। हर कंठ में भारत संस्कृति मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसके तहत जो हमारे यंग कलाकार हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम से, उन्हें मौका दिया जाएगा कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं के अनुसार और अपने दक्षता और अपने एरिया के अनुसार जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। कंठ में भारत के माध्यम से देश भर में हमारी जितनी क्लासिकल, फोक और उस तरह के जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और जो हमारा म्यूज़िक है, उन सभी को प्रसारित किया जाएगा। जो लोग अपना समय, अपनी मेहनत लगा करके ये शास्त्रीय विधाएं सीख रहे हैं, उनको एक मंच दिया जाए जिससे कि वो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर कंठ में भारत नाम का ये कार्यक्रम आज आकाशवाणी के सहयोग से आरंभ किया गया है
हमारे 21 केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाएगा और ये आज से लेकर के अभी एक पक्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 600 से अधिक कलाकारों को देश के विभिन्न हमारे जो 21 केंद्र हैं वहाँ से अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मंत्रालय के द्वारा जो इसको परमानेंट फीचर बनाने की बात की गई है तो ये एक मंच हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार उपलब्ध रहे कलाकारों को दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचने के लिए। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को शुभ लग्नानुसार प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर पुरातन परंपरानुसार टिहरी राज परिवार के नरेंद्रनगर महल में पंचांग और चौकी पूजन के बाद कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर टिहरी राज परिवार के महाराजा मनुजेंद्र शाह, महारानी व टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल मौजूद रहे। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।